नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी के पाठ निर्वासित का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है सूर्यबाला। लेखक परिचय में पढ़ देती हूँ। हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इनके आज तक 150 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ और व्यंग्य आदि प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर मतलब हिंदी कहानी में जो बहुत ऊंचा नाम रखती है, अपनी मौजूदगी बहुत ही मजबूती से जो दर्ज कराती है, इसलिए उन्हें सशक्त हस्ताक्षर कहा गया है। सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प उन्होंने जो भी रचनाएं की है, उनमें जो पहली रचना थी मेरे संधि पत्र उपन्यास सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो साहित्य के सुधी पाठकों में काफ़ी चर्चित रहा। साहित्य के सुधी पाठक माने बड़े विवेकशील, प्रबुद्ध और सजग पाठकों में काफ़ी चर्चित रहा। साहित्यिक रचना संसार का सुपरिचित नाम है सूर्यबाला, अर्थात सूर्यबाला किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्हें सभी जानते हैं साहित्यिक जगत में। इनकी अधिसंख्य कृतियाँ कोमल एवं नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती है। इनकी अधिसंख्या माने कई रचनाएं जो हैं, कृतियाँ माने रचनाएं, अधिसंख्या माने आधी से भी ज़्यादा संख्या या आधी संख्या में जो भी कृतियाँ हैं, कोमल और नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती है। कोमल और नाजुक अनुभूतियाँ होती है हृदय का विषय, और क्रूर व्यावसायिकता होता है दिमाग का विषय। मतलब कोमल मन पर मस्तिष्क हावी होता है, या कोमल मन के अनुभूतियों को पीछे करके दिमाग से हावी होकर के या दिमाग से निर्णय लेकर के, मतलब जो कोमलता या संवेदनशीलता हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसको दरकिनार करके हम अपने स्वार्थ से और लालच से प्रभावित होकर के मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं। ऐसा उनकी रचनाओं में उन्होंने चिंता व्यक्त की है इस प्रवृत्ति पर। जो हम निर्वासित कहानी पढ़ेंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि माता पिता हमारे दिल का कितना नाजुक और संवेदनशील विषय होते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं की, इच्छाओं की परवाह किए बगैर दोनों बेटों ने अपने स्वार्थ और सुविधा के लिए उनका किस प्रकार उपयोग किया, यह दिल पर दिमाग का निर्णय है। ठीक है। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कथा लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टि है। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उनको परखने की उनके पास गांधीवादी दृष्टि है। मतलब गांधीवादी दृष्टिकोण से वे जीवन की विविध परिस्थितियों को देखती है, समझती है और फिर निर्णय लेना पसंद करती है। समाजगत सकारात्मक परिवर्तन तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता हेतु विरोध और विद्रोह के स्थान पर विवेक को महत्व देती है। अगर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं, जीवन मूल्यों को अपनाना है, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को, तो विरोध या विद्रोह के स्थान पर विवेक से काम लेना होगा। लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय में नारी अस्मिता एक चुनौती भरा सवाल है। जैसे कि समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है, और जिस तरह से समय के साथ साथ लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, नारी अस्मिता माने नारी की सुरक्षा, नारी का अस्तित्व, नारी के प्रति उदारता, ये एक चुनौती भरा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएं। प्रकृति और परंपराओं से मिले मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। प्रकृति और परंपराओं से मिले मूल्यों को, मतलब जीवन मूल्यों को, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, उन बातों को जो हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कहते हैं जीवन मूल्य। जैसे सच्चाई से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता से, प्रेम से, सहयोग से, इन सब मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया, नकार दिया, उनको छोड़ दिया, तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। हम अंदर में रहेंगे क्या? हम जीवित रहते हुए भी मृत के समान रहेंगे। न हमें खुद कोई खुशी होगी, न हमें कुछ अच्छा लगेगा, और इस प्रकार से विश्व भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लेखिका चाहती है कि हम जीवन मूल्यों को अपना करके अपने आप को भी बचाएं और इस विश्व को भी बचाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह जो उन्होंने लिखे हैं, कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर, एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, सांझवाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद और मानुष गंध। और जो उपन्यास उन्होंने लिखे, सुबह के इंतज़ार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत। व्यंग्य जो उन्होंने लिखे, धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटारक दफ्तर, अजगर करे ना चाकरी। इनके टाइटल भी व्यंग्य युक्त हैं, व्यंग्यपूर्ण हैं। धारावाहिक, पलाश के फूल, न किन्नी ना, सौदागर दुआओं के, एक इंद्रधनुष, जुबैदा के नाम,
निर्वासित और रेस। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी एक लंबी धारावाहिक कहानी है, उसका एक अंश इसमें लिया गया है। सम्मान और पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के लिए कथाकार सूर्यबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। घनश्याम दास पुरस्कार, सराफ पुरस्कार, प्रियदर्शिनी पुरस्कार तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मुंबई विद्यापीठ आरोही, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सतपुड़ा संस्कृति परिषद आदि कई संस्थाओं से वे सम्मानित भी हुई। पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम। प्रस्तुत कहानी निर्वासित, निर्वासित का अर्थ होता है निकाला गया। वानप्रस्थी जीवन जी रहे अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। वानप्रस्थी जीवन, जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है हमारी संस्कृति में। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति पढ़ लिख करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में वह गृहस्थी बसाता है, अपना रोजगार करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है। और वानप्रस्थ आश्रम में वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है या बिताने की परंपरा है। और फिर संन्यास आश्रम में वह संसार त्याग करके साधु जीवन अपनाता है। तो इसमें जिस दंपति की कहानी है, जो इस कहानी के प्रमुख नायक और नायिका हैं, वे वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं और अपने घर को छोड़ करके बड़े बेटे के घर पर रहने आ गए हैं। और किस तरह से वहाँ जीवन जीते हैं या किस तरह से उन्हें जीवन जीना पड़ता है, उसकी एक दर्द भरी कहानी है जो आप पूरे पाठ में पढ़ेंगे और आपका दिल कितना करुणा से विगलित हो जाएगा ये आप महसूस करेंगे। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्रवधू की इच्छा, भावना, रुचि एवं विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दम घोटू और पीड़ादायक होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों को अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाण बिद्ध क्रौंच युगल की मौन मूक पीड़ा की मर्मांतक अभिव्यक्ति था। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना कथाकार का मूल उद्देश्य है। कहानी कथ्य और शिल्प में बेजोड़ है, भाषा सहज सरल तथा भाव संप्रेषण के अनुकूल है। कहानी का अंत करुणायुक्त एवं दुखांत है। तो इस कहानी में एक दंपति की कहानी है जो स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक छोड़कर, मतलब ये अपना घर छोड़ना तो नहीं चाहते थे जहाँ वे रहते थे जिस गांव में, लेकिन अपने पुत्रों की इच्छा के लिए उन्होंने अनिच्छा से अपने घर को छोड़ा और उनके साथ रहने लगे और उनकी इच्छा भावना रुचि के अनुसार अपने आप को ढाला। लेकिन फिर भी उनका कितना दम घुटता था और कितनी पीड़ा वो झेलते थे। एक दूसरे के जो पूरक थे पति पत्नी, किस प्रकार से वे एक दूसरे के साथ भी रहने को या बात करने को भी वे तरस गए, क्योंकि उनके बेटे बहू उनकी हंसी उड़ाते थे और अंत में उन बेटों ने उनको अलग कर दिया। तब क्या स्थिति हुई उनकी, जैसे किसी बाण से बिंधे हुए क्रौंच पक्षियों की। एक पक्षी जिसमें बाण से बिंध होकर मारा जाता है और दूसरा पक्षी कैसे विरह वेदना में मौन और मूक रह करके उस पीड़ा को झेलने के लिए विवश हो जाता है। ऐसी स्थिति उन दोनों की हो जाती है। आधुनिकता बोध को जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन की घायल छटपटाती संवेदना को उकेरना, मतलब आधुनिकता बोध वही कि आधुनिक समय में किस तरह से व्यक्ति अपने हृदय पक्ष को छोड़ करके केवल दिमाग से सोचते हैं, अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए, अपने सुखों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी वे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी वे उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने माता पिता का भी किस प्रकार उपयोग किया है और किस तरह से उनकी पीड़ा जो है, उनकी संवेदना जो है, उसको इस कथाकार ने, सूर्यबाला जी ने कहानी में उकेरा है, व्यक्त किया है। कहानी कथ्य माने विषय वस्तु, कथा वस्तु और शिल्प माने उसकी भाषा शैली में बेजोड़ है, अनुपम है, अद्वितीय है, भाषा सहज है, सरल है और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। कहानी का अंत करुणायुक्त एवं दुखांत है, मतलब कहानी का अंत दुखांत है। कहानी के अंत में खुशी न होकर के पाठक को दुख होता है, क्योंकि दंपति के साथ जो भी कुछ किया जाता है वह अंत में और भी ज़्यादा निर्दयतापूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कहानी पढ़ते हैं। झुलसाती लू के साथ दुहरे होते यूकलिप्टस और केजुरीना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन,
इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। झुलसाती लू माने गर्मी का महीना है, गर्मी का समय है, मई जून की गर्मी है जिसमें लुएं चलती है जो झुलसाती है। और उस लू का क्या प्रभाव है कि जो यूकलिप्टस और केजुराने के जो पेड़ थे वे भी दुहरे हो रहे थे, मतलब सिकुड़ रहे थे उस गरम गरम हवाओं के चलते। और दरकती गुलाब की क्यारियाँ, गुलाब की जो क्यारियाँ थी वे भी दरक रही थी, मतलब उनकी जो मिट्टी थी वे भी दरक रही थी और सूखे पत्ते लॉन में चारों ओर बिखरे हुए थे। ऐसे मौसम में हमारा मन वैसे ही अजीब सा हो जाता है। 10-11 बजे के बाद तो मन लगता ही नहीं, क्योंकि एक बोरियत, एक खामोशी, एक सूनापन पूरे वातावरण में छा जाता है। सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो बाहर एक ऊब और मनहूसियत, मतलब मन की हंसी खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है, ऐसा वातावरण हो जाता है। ऐसा ही वातावरण जो नायिका है, जो इस कहानी की नायिका है, वे जहाँ रह रही है वहाँ का वातावरण है और वहाँ के वातावरण की अभिव्यक्ति इस अनुच्छेद में हुई है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वही सूखी हराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया क्योंकि गरम गरम हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, तो उन्होंने खिड़की बंद कर दी, पर्दे खिसका दिए। फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रही। सब कुछ उजाड़ और वीरान, सब कुछ यहाँ उजड़ा सा और वीरान सा है। खामोशी है, मनहूसियत है। माहौल की मनहूसियत से उदासी और भी गहरा गई। और माहौल जैसा जब हम ये कहानी पढ़ रहे हैं तब भी यही वैशाख महीना है और गर्मी 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद दिन का वातावरण कैसा हो जाता है कि 12 बजे से 4 बजे तक शायद किसी का भी मन नहीं लगता होगा, और 4 बजे के बाद ही उन्हें वो वातावरण अच्छा लगता है। तो माहौल में जो मनहूसियत थी उनसे उनके दिल की उदासी और भी गहरी हो गई। और ऐसी दोपहर 1-2 हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों, महीनों, सालों, और ऐसी एक दोपहर अगर 1-2 दिन ही हमें कहीं रहना पड़े या काटना पड़े तो फिर भी काटी जा सकती है, लेकिन हफ्तों, महीनों, सालों अगर ऐसी ही दोपहर काटनी है तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो वैसे ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी, या यूँ कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे पीछे ही भाग दौड़, चीख पुकार में बीत जाता। बहुत पहले, सालों पहले जेठ बैसाख की दोपहरी वो तो हमेशा ऐसी ही होती है, जैसा मौसम होता है वैसा वातावरण हर साल निर्मित हो जाता है। ऐसे ही उजाड़ और वीरान हुआ करती थी, लेकिन तब इतनी उदास नहीं लगती थी वे गर्मियाँ या वे दिन या वे दोपहर, क्योंकि या कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता था। बच्चे छोटे थे तो सारा समय उनके पीछे पीछे भाग दौड़ में, उनकी सार संभाल करने में, उन्हें खिलाने पिलाने में ही बीत जाता था। तो उदासी या बोरियत का टाइम ही नहीं था, फुर्सत ही नहीं थी। पलकें 2 घड़ी झपक लेने को भी तरस जाती। ऐसा समय होता था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि 2 घड़ी सो जाएं या आराम कर लें। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाला कौवा की कहानी कहते कहते वह खुद सो जाती। हर घर की यही स्थिति है। बच्चों को रोकना, सुलाना गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे गर्मी में घर से बाहर निकल जाएं तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए वो नायिका भी, ये जो माँ है यहाँ, अम्मा जो है, अपने छोटे छोटे बच्चों को, जिन बच्चों के पास आज वे रह रही हैं, वे जब छोटे थे तो उनको सुलाने के लिए वे ढाका और बंगाला कौवा की कहानी सुनाती थी, लेकिन वे खुद सुनाते सुनाते सो जाती, लेकिन बच्चे नहीं सोते। और छोटा जो धीरू था वह बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसकाकर दबे पांव तपती दोपहरी में खिसक जाता, और बच्चे जैसे ही मौका मिलते माँ की आंख लगती, एक दूसरे से इशारा करके दोपहर में बाहर निकल जाते। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। जब उनके काम करने वाली जो बाई थी, जो मेहरी थी, वह उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देख करके, झोंपड़ी के आसपास कहीं फाल से तोड़ते वो बच्चे, तो उन्हें कान पकड़कर उनके सामने ला के खड़ा कर दी थी कि देखो ये दोपहर में, इतनी भरी दोपहर में बाहर क्या कर रहे थे। तब तक बेर बेसैनी लगती, और जब तक वे पकड़ कर लाती, बेर मने समय, तब तक वह दोपहर का टाइम जो था, समय था जो वो बीतने होता। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही झंझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ काली मिर्च की ठंडाई पीसना। मतलब कैसे वो समय बीत जाता था, यह नायिका व्यक्त कर रही है, लेखिका व्यक्त कर रही है कि बच्चों को वे जब तक पकड़ के लाती थी तब तक दोपहर बीतने को आती, और उसके बाद आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव किया जाता, सुराही और झंझर भरे जाते, और बाबूजी के लिए शाम का जो समय हो जाता था तो ठंडाई पीसी जाती, जिनमें सौंफ और काली मिर्च डाली जाती थी।
वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। ऐसा ही वे सोचते सोचते अपना चश्मा टटोलने लगी और पोथी निकाल करके चश्मा टटोलने मतलब किताब निकाली कोई पढ़ने के लिए जो भी उनके पास थी और अपना चश्मा ढूंढने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए, थोड़ी देर बीती, थोड़ा सा समय पास हुआ एक दो पाठ गुनगुनाने से। फिर उठी, लू के थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई। लूएँ चल रही थी लेकिन तार पर, अलगनी मैंने तार पर जो उनकी साड़ी और बाबूजी का जंपर जो सूख रहा था या उनका खुद का जंपर, वो उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तह करती रही, समेटती रही और तह करके रैक पर रख दिया। मतलब वो कैसे धीमे धीमे इन छोटे मोटे कामों से अपना समय बिताना चाह रही है या समय पास कर रही है, उसका बहुत ही अच्छा चित्रण हो रहा है। जैसा दोपहर का वक्त था और जैसे उनकी मन की उदासी थी, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ हुआ है। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर आंखें खुल गई। जैसे तैसे उन्होंने ये टाइम काटा। पहले पोथी पढ़ने लगी, फिर माला निकाली, माला झपी, कमर दुखी तो थोड़ा लेट गई और कब आँख लग गई और जब आँख खुली लगा काफ़ी दोपहरी कट चुकी होगी। ऐसा लगा बगैर घड़ी देखे उन्हें कि भाई बहुत दोपहर का समय अब कट चुका होगा, 4 तो ज़रूर बजते होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे दरवाजे उड़के हुए थे। बेटे बहू के कमरे की ओर देखा तो उनके दरवाजे थोड़े उड़के हुए थे, थोड़े बंद से थे। कूलर की घरर सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। उनके कमरे में कूलर चल रहा था तो जिसकी जो तेज़ आवाज़ आ रही थी वह सारे घर में गूंज रही थी। दबे पांव बैठक की ओर वे आईं। आराम कुर्सी पर उठंगे उठंगे वह सो रहे थे। वह दबे पांव बैठक की ओर आई जिधर उनके पति बैठे थे। देखा तो वे आराम कुर्सी पर ही अधलेटे से सो गए। एक किताब हाथों के सहारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक आया था। जबकि वे पढ़ते पढ़ते सो गए थे तो किताब पेट के सहारे टिकी हुई थी और चश्मा भी नीचे खिसक गया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज़ पर रख दी। चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? तो बाबूजी की नींद खुली और उन्होंने पूछा तुम नहीं सोई क्या? नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी लेकिन गर्मी बहुत है, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा जगा दिया तुम्हें? उन्होंने कहा नहीं, झपकी तो आ गई थी लेकिन इतनी गर्मी है कि नींद खुल गई। और फिर रुककर पूछा कि मैंने तुम्हें जगा दिया? शायद तुम्हें नींद आ रही थी लेकिन ये चश्मा उतारने के प्रयास में मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था, सचमुच बड़ी गर्मी है। तो उनके पति बोले कि हाँ, मैं भी पढ़ते पढ़ते ही झपकी आ गई, बहुत ही गर्मी है, शरबत लाऊं बनाकर, पियोगे? तो पत्नी बोली कि मैं शरबत बनाकर लाऊं? कितने छोटे छोटे संवाद हैं और उनकी जो भावना है वो पूरी तरह से व्यक्त हो रही है। बड़ी गर्मी है, दोनों ही गर्मी का इतना जिक्र कर रहे हैं। तो बेटा एक कूलर की व्यवस्था उनके लिए नहीं कर सकता था। देखिए इस कहानी में क्या स्थितियां हैं कि उनके कमरे में कूलर चल रहा था लेकिन बुजुर्ग माता पिता इतनी गर्मी के मारे दिन में सो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक कूलर की व्यवस्था उनके लिए नहीं हो सकती थी। शरबत नहीं, नहीं, अच्छा ऐसा करो चाय बना दो, तब तक राजन और बहू भी जग जाएंगे। वह दबे पांव ही रसोई में गई। उन दोनों को कितनी चिंता थी अपने बेटे बहू की कि चाय भी बना दे ताकि वो भी जग जाएंगे, और वह दबे पांव ताकि बच्चों की नींद ना उड़े। दबे पांव रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था, बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज़ सुनकर कौन है कहती रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। स्टोव में तेल नहीं था तो वह तेल भरने लगी लेकिन बोतल हाथ से फिसल गई। बोतल चिकनी भी तो होती है तेल की, तो तेल लगा हुआ होगा तो उनके हाथ से फिसल गई। चारों ओर तेल फैल गया। आवाज़ सुनी, बोतल फिसली, टूटी होगी, तेल फैला। तो बहू ने आवाज़ सुनी और वह कौन है ये कहती हुई रसोई में आ गई। तो वह अपराधिनी सी, क्योंकि अम्मा से थोड़ा सा अपराध हो गया कि उनके हाथ से बोतल गिर गई, छूट गई, इसलिए वे अपराधिनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। एक अपराध बोध उनके अंदर आ गया और वे बड़ी दयनीय सी स्थिति में अपने आप को दया की पात्र बनाती हुई, उसी हीन भावना से वह उस कपड़े से सुखा रही थी। ओह माँ जी आप? उन्होंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। मन में आया जरा चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे, सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे तब तक। बहू ने देखा कि माँ जी रसोई में, तो उन्होंने कहा अरे आप हैं माँ जी? तो उन्होंने खिसियानी से हंसी हंसते हुए कहा। खिसियानी से हंसी क्यों? एक तो अपराध बोध आ गया उनमें कि वे चाय बनाने आई थी लेकिन बोतल गिरा दी और तेल फैल गया। और अपराध बोध क्यों?
कहीं बच्चों के पास रहते हुए भी ये अपराध बोध सा क्यों, खिसियानी से ऐसी क्यों, इससे हम आराम से समझ सकते हैं कि वे कितने झिझक और संकोच के साथ अपने बच्चों के पास रह रहे थे। जिस अधिकारपूर्वक व्यक्ति अपने घर में रहता है, जिस स्वतंत्रता से अपने घर में रहता है, वो अधिकार, वो स्वतंत्रता उन्हें अपने बेटे बहू के घर में प्राप्त नहीं थी। इसलिए वे बड़ी ही झिझक रही थी। इतनी सी गलती हो गई कि बोतल फिसल गई, जिसमें उन्हें बड़ा ही अपराध बोध हो रहा था, और खिसियानी से हंसते हंसते कहा कि मन में आया चाय बना दूँ। कितनी सफाई देनी पड़ रही थी उन्हें। बाबूजी भी जाग गए थे और सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे। ओह, इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा, जरा शाम तो होने देती, फिर जमना आकर बनाता ही है, आप बेकार ही तकलीफ करने लगती हैं, है ना। तो बहू बोली, अरे इतनी दोपहर में कौन चाय पीता है, जरा शाम तो होने देती। मतलब जब वे चाय पीने की इच्छा होती है उनकी, तब जमना आकर चाय बनाता है। लेकिन वे इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि अगर माता पिता को जल्दी चाय चाहिए तो जमना उनको चाय बनाकर पिला दे। आप बेकारी तकलीफ़ करने लगती हैं। हालांकि शब्दों में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भावना तो पता चल रही है कि भाई शाम होती जब हम चाय पीते तभी आप भी चाय पी लेती। इतनी जल्दी चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी। 4 से ऊपर हो रहे थे, मन भी उचाट था। वह स्वर को धीमा करते हुए बोली। तो उन्होंने अपना और भी धीमी और दबी आवाज़ में कहा कि 4 से ऊपर हो गए थे और मन भी उचाट हो रहा था। इतनी दोपहर थी तो मन भी उचट गया था, नींद उड़ गई थी, तो अब क्या करें। चाय पीने से ही सुस्ती उठती है और चाय पी करके ही व्यक्ति दूसरे किसी काम के बारे में सोच पाता है। सबकी यही स्थिति होती है, हमारी भी और आपकी भी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। खूब, तो आप चाय बनाने लगी, उसने केवल हंसकर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने रोने सा होने लगा। हालांकि बहू ने जो भी कहा उसमें ऐसी कोई बात या ऐसा कोई शब्द नहीं था जो बुरा लगे, लेकिन उनका मन रोने रोने से होने लगा, रोने रोने सा। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही झिझक और संकोच के साथ रह रही थी और अपनी इच्छा से वे बेवक्त चाय भी बनाकर नहीं पी सकती थी। इसी मजबूरी उन्हें लगी उस समय, कैसी मजबूर और विवश उन्होंने अपने आप को महसूस किया, कितना असहाय। इसलिए उनका मन रोने रोने जैसा हो गया। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा है। अब बहू जब वहाँ से चली गई तो ऐसा लगा कि राजेन पूछ रहा था, तो बहू फिक्र से हंसती हुई उन्हें बता रही है, माँ जी है, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी, और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं। बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की, और बोली कि बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं है, उसने उनके हाथ से तेल की बोतल फिसल गई, लुढ़क गई, और इतनी दोपहर में उन्होंने चाय बनाने की क्या सूझी। हालांकि बातें बहुत सामान्य सी है, लेकिन एक महसूस करने वाली बात है कि व्यक्ति, मतलब एक सहज सी बात है कि जब आप अपने घर में रहते हो तब शायद आपके वक्त बेवक्त कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती होगी, लेकिन जब आप कहीं और जगह जाएंगे तब आपके मन में अपने आप इच्छाएं होंगी, क्योंकि आप पर तब बंदिश होती है, पाबंदी होती है। आप अपने हाथ से कुछ लेकर नहीं खा सकते, कुछ बनाकर नहीं खा सकते। तब अपने आप आपके मन में हर कभी भी चाय पीने की भी इच्छा होगी, तो कुछ भी खाने की इच्छा होगी, लेकिन आप जब विवश होंगे तो अपने आप को बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस करेंगे। तो उन्हें समझा दो, और अगर चाय जल्दी पीना चाहती है तो जमुना को कह दो जल्दी आ जाया करें। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ, उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है, पर ये बूढ़े लोग। जब बेटे ने कहा कि भी जमुना को बोल दो कि वह जल्दी आकर चाय बना दिया करे, तो वो बोल दी कि मैं उनके किचन में काम करने के लिए थोड़े कहती हूँ, और उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है, क्योंकि अभी भी जैसे बोतल फिसल गई तो और भी कभी कुछ चीज़ हो जाती होगी। क्योंकि व्यक्ति जब घबराहट में और बहुत ही झिझक के साथ कार्य करता है, जब दिमाग पर कोई प्रेशर होता है, दबाव होता है अपने बेटे बहू के व्यवहार का, तो किसी भी व्यक्ति का प्रभाव या दबाव अगर हम पर भी होगा तो हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ उन अम्मा पर भी बेटे बहू का या बहू का जो भी व्यवहार था, जिस तरह का भी औपचारिक व्यवहार था, उसका जो दबाव था, इस वजह से उनसे गलतियाँ हो जाती होंगी। इसलिए वे बोली कि भी उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है। बूढ़े लोग, उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखें भर आई, एकदम उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने सुना कि उनके लिए बूढ़े लोग शब्द प्रयोग में लिया बहू ने। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा काम ही संभालती थी, बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक, और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक नहीं होता। तो वे सोचने लगी माँ कि अभी तक तो मैं सारा काम संभालती थी, बाबूजी को नाश्ता देती थी टाइम पे, उनका खाना भी बनाती थी, कपड़े भी धोती थी, बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि भी तुमसे काम नहीं होता है, या तुम काम गड़बड़ करती हो या ठीक नहीं करती हो। दाल सब्जी में भी कभी नमक, न कभी पानी ज़्यादा न नमक कम, जमुना की तरह। और यहाँ तो जमुना बनाता है तो कभी दाल में या सब्जियों में पानी भी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी नमक कम हो जाता है, लेकिन मेरा तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बाबूजी ने शिकायत की हो। सोचा चलकर बैठक, अब इतना सोचने के बाद उन्होंने सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह झेंप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा,
प्रेम शेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। बात इतनी सी थी कि माँ जी ने चाय बनाने के लिए गई थी रसोई में और तेल की बोतल लुढ़क गई। इसका इतना ही बात बढ़ गई कि अब वो चाय तो बना ही नहीं पाई, चाय का उत्साह भी खत्म हो गया। अब बैठक की ओर जाने लगी कि भी पति के पास बैठे तो राजन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई और वह झेप गई अपने पति के पास जाने से और पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ उनका ठिकाना बना हुआ होगा और बैठक में बाबूजी रहते होंगे। तो उनके कानों में स्वर पड़ा राजेन का कि प्रेम शेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी इसलिए बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। इस पंक्ति में आप भाव समझ सकते हैं कि क्या बुजुर्ग पति पत्नी होने के बावजूद भी वे आसपास या अपने पास एक साथ नहीं बैठ सकते। वाह, जैसे मैंने देखा ना हो, माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में रख आते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं। उनका बस चले तो बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। इतनी भी क्या बड़ी बात थी यहाँ। अब वो बता रही है बहू अपने पति को, जब पति ने कहा कि प्रेम शेम, वो बहू पति उन दोनों के बीच के प्रेम का ही जिक्र कर रही थी और तरह तरह से उदाहरण दे रही थी कि जैसे मैंने देखा नहीं, माँ जी मना करती है उसके बावजूद भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं और चाय की खाली प्याली माँ के मांगने पर भी नहीं देते और खुद किचन में रख के आते हैं और दिन में 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई नहीं खाई, खत्म हो गई हो तो ले आऊँ। और उनका बस चले तो कटाक्ष किया उन्होंने कि वे एक दूसरे का ध्यान रखते थे और तो ये तो एक सामान्य शिष्टाचार होता है पति पत्नी में। और पहले आज की पीढ़ी की तो अलग बात है, लेकिन आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले तक जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता की अवस्था के हैं, उनमें माएँ अपने पति की सेवा भावना से कार्य करती तो वो पूछती होंगी, लेकिन वे भी अपने आप रख देते होंगे। तो बहुत सहज भाव से ये बातें होती थी, ये व्यवहार होता था। लेकिन इसमें वो जो बहू है उनका प्रेम ढूंढने की कोशिश करे कि उन दोनों में अभी भी कितना प्रेम है। तो क्या एक सोचने लायक बात है, क्या बुजुर्ग अवस्था में या जब पति पत्नी की या व्यक्तियों की उम्र बढ़ जाती है स्त्री पुरुष की, तो क्या प्रेम खत्म हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। पाठक जरा सोचें, युवावस्था ही प्रेम करने की होती है क्या? लेकिन जबकि युवावस्था में व्यक्ति बच्चों में, काम धंधे में लगता है तो इतना एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाता है और जब इन जिम्मेदारियों से मुक्त होता है तब तक उनकी आत्मीयता और लगाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और तब वे एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। फुर्सत भी होती है, समय भी बिताते हैं और बातचीत भी करते हैं। तो क्या ये एक अपराध हो गया? या वृद्धावस्था में उन्हें पत्थर की तरह हो जाना चाहिए? एक दूसरे के साथ किसी तरह की बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की चिंता या फिक्र नहीं करनी चाहिए। आखिर इसमें गलती कहाँ थी जो बहू ने उन पर कटाक्ष किया और कटाक्ष के साथ वह बात समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आ रहा होगा आपको, पाठ बहुत ही मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है, हमें भी छू जाने वाला है और घर परिवार में हम ऐसी स्थितियां देखते हैं और ऐसे पात्र आसपास जरूर देखते हैं। चाय की प्याली खाली रखकर वह चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से मांझी के बारे में पूछे, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। दोनों कितना संकोच से रहते थे। कदम कदम पर आपको यह चीज़ महसूस होगी, यह बात महसूस होगी। बाबूजी ने चाय की खाली प्याली रखकर चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। बाद में जमुना आ गया होगा और चाय बनाकर पिलाई होगी, तब की बात है। और उन्होंने सोचा कि जमुना से पूछूं कि वे मांझी कहाँ है, मतलब उनकी पत्नी कहाँ है, लेकिन फिर रुक गए और लौटकर बैठक में आ गए और उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। वापस अखबार पढ़ने के लिए बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में, अर्थात उन्हें यहाँ रहते हुए 2.5 साल हो गए थे और इन 2.5 सालों में उन्होंने जितना अखबार पढ़ा उतना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ फुर्सत ही फुर्सत थी। न बेटे बहू के पास टाइम था कि उनके पास आकर बैठे बात करें, न वे कहीं शायद जाते आते होंगे, इसलिए उनके पास इतना टाइम था कि सारे दिन वे अखबार ही पढ़ते रहते थे। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुसमय पहुँचना भी मुश्किल रहता है। सरकारी नौकरी ठहरी तो रिटायर होने के 1.5 साल बाद तक बेटा 100 रुपये भेजता था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन
बाद में अचानक राजेंद्र का पत्र आया कि आप लोग दूर रहते हैं, हमें चिंता बनी रहती है, इसलिए आप लोग यहाँ आ जाइए और आप जहाँ रह रहे हैं वो मकान किराए पर उठा देंगे। किराए पर उठाने की बात तो गौण थी, क्योंकि ऐसी आर्थिक कोई मजबूरी या परेशानी नहीं थी, लेकिन चूंकि मकान खाली रहेगा तो किराए पर उठा देंगे और आप दोनों हमारे पास आके रहें, क्योंकि हमें चिंता रहती है कभी कोई दिक्कत हो जाए तो हम अचानक आ पाएँ न आ पाएँ, इसलिए आप यहाँ आ जाएँ, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत तर्क भी नहीं है। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कहा ठीक ही लिखा है, अब यह उम्र आराम की है, यहाँ तो सौदा सुलफ और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्दली हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। राज करोगी राजेन की माँ, अफसरों की तो पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आज कल के बेटे। और जब ये बात आस पड़ोस वालों को पता चली कि राजेन उन्हें बुला रहा है और वे सोच रहे हैं, तब सबने ये राय दी कि उसने ठीक ही लिखा है, अब तुम्हारी जो उम्र है वो आराम करने की है, और यहाँ जो थोड़ा बहुत काम होता है बाजार का बाबूजी करते हैं और तुम घर का काम करती हो, लेकिन अब तुम्हारा बड़ा बेटा जो है, तुम्हारा बेटा वहाँ इतना बड़ा अफसर है, वहाँ नौकर चाकर होंगे, जो भी तुम कहोगे सब काम हो जाएगा, तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। और बहू भी सुशील है, वो इतनी बार यहाँ आई लेकिन कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, इसका मतलब कि बहू भी सुशील है और अच्छा व्यवहार करती है, इसलिए राजन की माँ तुम वहाँ जाओगी तो राज करोगी, और अफसरों की तो पुलाव कचौड़ी से नीचे बात ही नहीं होती, अर्थात वहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा होगा, तुम्हें बहुत अच्छा खाने पीने को मिलेगा, आराम करोगी, राज करोगी। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारा इतना ख्याल है, जबकि आजकल के बेटे इतनी परवाह करते ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मुंह फट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था, सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ, वहाँ तो अफसरी कायदे से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम तो होगा ही, और फिर बुलाने पर न जाना भी। लेकिन एक मुंह फट बूढ़ी दरोगानी, बूढ़ी मने जो अनुभव की भंडार थी, बूढ़ी हो गई थी, इट मीन्स उन्हें अपने जीवन के अनुभव हो गए थे, इसलिए, और वो स्पष्ट बोलती थी, तो उन्होंने कहा भी सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ, मतलब तुम अच्छा खाने पीने की बात करिए वो सब एक तरफ, और सुराज अपनी आज़ादी से, अपनी स्वतंत्रता से और अपनी इच्छा से एक घर में, अपने घर में रहना, वह एक तरफ। वहाँ तो अफसरी कायदे से रहना होगा, क्योंकि बेटा अफसर है तो वहाँ उन्हीं कायदों से रहना होगा, लेकिन हाँ आराम जरूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ खुद को काम नहीं करना पड़ेगा, दोनों को तो आराम तो मिलेगा ही। और बुलाने पर न जाना, लेकिन अगर बुलाने पर न जाएं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, तर्क वितर्क बहुत सही है, उनकी ऊपर की बात भी सही है, लेकिन अंदर क्या व्यवहार होता है, अंदर से कैसे व्यवहार किया जाता है, या किस तरह से व्यक्ति वहाँ पराई की तरह रहता है, ये हम आगे पढ़ेंगी। बातें बिल्कुल सही थी, जो बुजुर्ग दरोगा थी उसने भी एकदम सही बात कही कि भाई खाना पीना अच्छा मिले, लेकिन हम पराधीन की तरह रहें, हम अधीन होकर रहें, हम दब कर रहें, ये बात सुख नहीं देती। कितनी स्पष्ट बात कही है, ये आज की पीढ़ी को भी समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए कि सुख सुविधाएं एक तरफ होती है, सुविधाएं एक तरफ होती है, और मन का सुख, मन की शांति, मन का सुकून और मन की आज़ादी एक तरफ होती है। हम भौतिक सुविधाएं पाने के लिए, हम थोड़े से खर्चे कम करने के लिए हम किनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, हम राजनीति में अपना वोट भी उनको दे देते हैं जो हमें कुछ सुविधाएं या भौतिक सुविधाएं देंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि हम उनके पीछे उनसे अब हमें और कितने कष्ट भी मिलेंगे। थोड़ा विषय से हट कर के मैं बात कह रही हूँ, लेकिन ये सत्य है कि दुनिया ऐसे भी सोचती है, लेकिन एक वास्तविकता है ये कि हम अगर कहीं सुविधाओं की बात सोचते हैं, लेकिन हमारा जो सुख है स्वतंत्रता से रहना, बात वास्तविक यही है कि हम अपने घर में जितनी स्वतंत्रता से, जितनी आज़ादी से, जितनी खुशी से या जितने सुख से रह सकते हैं, उनकी बराबरी सुविधाएं या भौतिक सुविधाएं या पैसा नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन दोनों ने खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत कुछ सोचा था, मतलब दोनों पति पत्नी ने साथ साथ बैठ करके भी विचार विमर्श किया और अलग अलग अपनी स्थितियों को देखते हुए भी उन्होंने सोचा, पर घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक सी उठी थी, पर तर्क सभी एकाट्य थे। सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ है, और फिर परतंत्रता कैसी। दोनों ने खूब सोचा। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में एक हुक सी उठी, मतलब एक पीड़ा उठी कि भी हमेशा के लिए घर छोड़ करके उनके पास रहें। इस बात से घर छोड़ना मतलब वहाँ जाएंगे, और घर किराए पे उठाने की बात थी, इसका मतलब भी था कि वे अब हमेशा के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन उनके तर्क सभी एकाट्य थे। जिन्होंने भी तर्क दिए, चाहे बेटे ने तर्क दिए, चाहे पास पड़ोसी ने, सभी के तर्क सही थे। सचमुच बहू का स्वभाव भी परखा हुआ, और फिर अपने ही घर में कैसी परतंत्रता, अपने ही बेटे बहू के साथ कैसी परतंत्रता, हिचक कैसी।
अपने ही कोख में जन्मी औलाद है, उन्हें तो चार बात भी कह दें तो जबान नहीं खोल सकते हैं। लाख अफसर हों, माँ बाप के सामने बच्चे ही हैं। तो एक सहज भाव से जो तर्क उनके मन में आए, जो बातें उनके मन में आई, वे बोली कि भी सही है, बच्चों के पास रहने में कैसी हिचक, अपने ही पेट की जन्मी औलाद है, उन्हें अगर चार बात कह दें तो भी क्या हुआ, वे जबान नहीं खोल सकती, मतलब वे हमें जवाब नहीं दे सकते। और बड़े ही कितने ही अफसर हो, माँ बाप के सामने तो वे बच्चे ही हैं। रिजर्वेशन हो गया। आंगन में आकर बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा हो। सामान बंधने लगे, चीज़ें बंटने लगी, सिलबट्टे, सूप, चलनी, अलगनी, अलमारियाँ, कद्दूकस, जन्माष्टमी पर बजने वाले घंटा घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा जाने वाला तुलसी का चौरा, कुछ नहीं ले जाना है। राजे ने लिखा है, अम्मा से कहिए सब कुछ न उठा लाएं, यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। जब बेटे ने रिजर्वेशन करा दिया और उसकी खबर मिली तो पिताजी आकर बोले थे तो उनके कलेजे पर जैसे हथौड़ा मारा हो। भले ही वे जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अपना घर छोड़ने की एक बहुत ही मार्मिक पीड़ा उनके हृदय में थी। तो ऐसा लगा जैसे कलेजे पर हथौड़ा पड़ा हो। सामान बंधने लगे, क्योंकि घर छोड़ के जाना है, घर किराए पर उठाना, तो सारा सामान तो ले जाना ही है। लेकिन फिर पिताजी ने कहा कि भाई कुछ भी वहाँ नहीं ले जाना है। राजे ने लिखा है, अम्मा से कहिए सब कुछ न उठा लाएं। जबकि हर छोटी छोटी चीज़ में हमें कितना प्रेम और कितना मोह हो जाता है। बरसों से जो चीज़ें, जो घर हमारे पास होता है, उनसे हमें कितना मोह हो जाता है कि हमारे छोड़े नहीं छूटती वे। लेकिन यहाँ बेटे ने कह दिया कि कुछ न उठा लाएं, यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ न होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। रामेश्वरम से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर, धीमे से रख लिया, घंटा घड़ियाल और कन्हैया जी का पालना, बस। तो वो केवल रामेश्वर से जो एक तीर्थ का तांबे का लोटा लेके आई थी वो, और अपने कन्हैया का पालना और घंटा घड़ियाल जो उनकी पूजा का सामान था वो उन्होंने ले लिया। बाबूजी ने भी देखकर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो कितना कुछ जुड़ा था इस लोटे और पालने के साथ। कैसे भी दोनों साथ साथ नहाए थे और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उसने भरा पूरा दिया था उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वरम जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी। तो उन्हें वो याद हुआ ही कि वे जब रामेश्वर गए थे तो कितने साथ साथ दोनों नहाए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ भी उन्होंने इतना भरा पूरा घर, अपने प्यारे प्यारे बेटे, जो कुछ भी दिया, उनके लिए बहुत ही धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता ज्ञापित की थी। और रामेश्वर जाने के 2 महीने पहले ही छोटे बेटे की नौकरी लगी थी। तो वो सभी जिम्मेदारियाँ भी उनकी हो गई थी और सभी काम भी उनके अच्छे से हो गए थे। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा भी कर ली। स्टेशन पर राजेन खुद ही आया था। अब वे जब वहाँ पहुँच गए जहाँ बेटा रहता था, तो स्टेशन पर राजेन खुद ही आया था 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफॉर्म पर फैले थैले, बंडलों, गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा। उन सब इतने सामान को देखकर वो खींचा, थोड़ा चिड़ा, फिर परेशान सा, लेकिन अपने आप को संयत करके बोला, आपको तो मना किया था बाबूजी, अम्मा को तो समझ नहीं, पर आप तो मना कर सकते थे। 100 बरस पुरानी सड़ी गली चीज़ों का भला क्या होगा यहाँ। अपने आप ही उन्होंने बोला कि अम्मा को समझने, मतलब महिलाओं को मोह होता है उन सब सामानों से, चीज़ों से, इसलिए वो बांट के ले आई, लेकिन आप तो उनको मना करते, क्योंकि इतने बरस पुरानी सड़ी गली चीज़ों से यहाँ क्या होगा। वह झेप कर हंसे थे। अरे भाई क्या बताऊँ, इन औरतों को तो तुम जानते हो ही, इतना मना किया पर अब समझा तक ही तो सकता हूँ। खैर एक तरफ कहीं रख दी जाएगी। हे। पिताजी भी झेप कर बोले और हंसने लगे। चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले अंगुली दबा ली। घर पहुंचे और चपरासी ने उनका कमरा बताया, और जब सामान खुलने लगा तो बहू ने बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त किया। ओह माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। दांतों तले अंगुली दबा ली। मैंने आश्चर्य किया कि नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह हकबकी टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वरम वाला लोटा छुपाई। वह उसे मना न कर पाई कि यहाँ जितने भी अफसर आए थे सब ऐसे एंग्लो इंडियन थे, मतलब वे पूरे भारतीय नहीं थे, तो उनके पास सामान भी कम था और आधुनिक सामान था। आप तो पुराने ज़माने के इतने पुराने पता नहीं क्या क्या सामान उठा के ले आई, तो नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए वह उसको बुरा लगने लगा, बहू को बुरा लगने लगा, और वह हक्का बक्का होकर के टुकुर टुकुर देख रही थी। माँ जो भी सामान निकालने लगी थी, और बाद में वो लोटा उठा करके छुपा के आ गई, और माँ भी मना नहीं कर पाई। भाई वाह, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम साथ लाई है। रीमा ने हंसकर फिक्रा कसा। तो बहू वो बड़े आधुनिक ज़माने की और बड़े ही एजुकेटेड घर की, शहर की लड़की होगी, इसीलिए वह शुरू से व्यंग्य कसती आ रही। तो उसने व्यंग्य कसा कि माँ तो चलता फिरता म्यूजियम में उठा लाई है, पुराने सामानों का एक संग्रहालय उठा के लाई है जो सब देखने लायक है। जैसे पूरी की पूरी गठरियाँ टांड पर चढ़ा देंगी, और लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, तो जो भी गठरियाँ लाई उन्हें खोले बगैर पूरी की पूरी वापस बंद करके, मतलब
खोल तो वे रही ही थी। टांड पर चढ़ा दी गई, वो भी स्टोर वाले पर, कि कोई उतार भी न सके। दो एक बार उनके बारे में पूछकर वह चुप हो गई थी। तभी उन्हें लगा था जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था, अनजाने उससे कहीं ज़्यादा छूट गया है, जो जीवन भर शायद न मिल सकेगा। तब एक दो बार उन्होंने पूछा भी होगा, लेकिन मनाही हो गई कि सामान न तो उतारना है न खोलना है। तो वे समझ गए कि जो वो थोड़ा बहुत छोड़ के आई थी उससे भी ज़्यादा छूट गया। इनको साथ लेके आई थी कि शायद इनका तो साथ बना रहेगा, लेकिन ये तो ऐसा छूट गया है कि वापस कभी खुलने वाला भी नहीं है। बाबूजी शायद ज़्यादा साहसी थे, अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते। सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते। समय मिलता तो मांझी को बुलंद आवाज़ में बुलाते, क्या कर रही हो? अब यहाँ तुम्हें कौन से काम का बहाना है, चलो पाठ किया जाए। तो माँ तो जो भी बहू का व्यवहार था महसूस हो जाता है, हम कहीं पर भी जाते हैं वहाँ वातावरण में महसूस हो जाता है कि हमें यहाँ कैसे रहना है। तो माँ ने समझ लिया था कि किस से यहाँ रहना है, तो वह तो अपने आप उनके अनुसार सहम सहम करके रहने लगी। लेकिन बाबूजी शायद ज़्यादा साहसी थे कि वे थोड़ा सा निडरता से, मतलब वे उतना दब करके नहीं रह रहे थे अभी तक। अभी आगे तो क्या होता है जो तो बाद में पता चलेगा। अड़ोस पड़ोस में वे मन लगाने की कोशिश करते, क्योंकि अब वहाँ कोई काम ही नहीं था और रचा बसा वातावरण भी नहीं था। अपने गांव में तो वातावरण रचा बसा होता तो मन, घर में अपने आप मन लगता है। पास पड़ोसी सभी परिचित होते हैं, बाजार गलियाँ सड़कें दुकानें सभी लोग परिचित होते, तो वहाँ मन कैसे लग जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ तो घर में बेटे बहू भी अजनबी की तरह रह रहे थे। पास पड़ोस में जाना या दूसरों से परिचय करना तो बहुत दूर की बात थी। तो वे थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते। सुबह सुबह घूमने निकल जाते थे और थोड़ा समय मिलता तो मांझी को तेज़ आवाज़ में, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बुलाते कि भाई क्या कर रही हो, यहाँ तो अब कोई काम नहीं है, यहाँ तो किसी काम का बहाना नहीं कि भाई मैं काम कर रही हूँ, इसलिए चलो आओ हम साथ साथ पाठ करें। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजेन ने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया। आप कीजिए, मुझे तो अभी देखिए मीटिंग में जाना है, फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पाठ पूजा के लिए। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजेन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक उन्हें भी एहसास नहीं हुआ था कि अब बेटे का व्यवहार या बेटे की मानसिकता कैसी हो गई है। अभी तक तो वे गांव में रहते थे और बेटे बहू थोड़े से समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आते थे, तो जैसे माता पिता चाहते थे वैसे वो रह जाते होंगे। लेकिन अब चूंकि वे उनके पास आके रह रहे थे, तो एक आध बार उन्होंने भी कि भी बच्चा भी कुछ अच्छा सा काम कर लेगा, तो उन्होंने उन्हें बुलाने की कोशिश की कि आओ तुम भी पाठ करो। लेकिन उसने एक अजीब बड़प्पन भरी हंसी में टाल दिया। मतलब उसे इतना बुरा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने टाल दिया कि आप कीजिए, मुझे अभी मीटिंग में जाना, मेरे लिए अभी ज़िंदगी पड़ी है पूजा पाठ करने के लिए। मतलब बेटा सोचा था कि अभी तो मैं बहुत युवा हूँ, जब मैं आपकी अवस्था में आऊँगा तब पूजा पाठ करूँगा। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया, माँ जी जरा बाबूजी से कहिएगा इतनी ज़ोर से पाठ न किया करें, वहाँ घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स ही रहते हैं, और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए ना, कबीरदास जी ने भी कहा है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लिया कीजिए, ये गुस्सा होते हैं। तो बाबूजी वहाँ तेज़ आवाज़ में थोड़ा ज़ोर से, जो पुराने लोग या सभी पाठ करते हैं तो बोल करके ही करते, मन में तो करते नहीं है, तो उनकी आवाज़ थोड़ी तेज़ रहती होगी या ज़ोर ज़ोर से करते थे। तो बहू ने आकर बहुत ही मिठास से समझाया कि बाबूजी से कहिए इतने ज़ोर से पाठ न करें, यहाँ सब ऑफिसर्स रहते हैं, अफसरों की कॉलोनी है, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब उनको महसूस होता था कि भी सब क्या सोचते होंगे, और भगवान तो सभी जगह है। कबीरदास ने भी कहा है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, कि मुल्ला लोग जो है मस्जिद में जोर जोर से बोलते हैं, तो क्या अल्लाह या खुदा या भगवान बहरा थोड़े हैं। इसलिए आप मन में पाठ कर लिया कीजिए, क्योंकि ये गुस्सा होते हैं। राजेन ने खुद आकर नहीं कहा, लेकिन बहू के सामने उन्होंने कभी कभी शिकायत व्यक्त की होगी, तो बहू ने आकर उन्हें समझा दिया। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाट्य तर्क के सामने निरुत्तर थी। तो वे बहू ने जो भी ज्ञान बघारा या जो भी कहा उसके सामने वे निरुत्तर थे, क्योंकि तर्क वितर्क करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। बेटा बहू जैसे भी चाह रहे थे वैसे वो अपने आप को ढाल रहे थे। वे चाह रहे थे कि वो तेज़ ना बोले तो तेज़ नहीं बोले। शुरू में जब चाय बनाने की बात हो गई थी, तो अब ये भी उनको लग गया कि भाई जमुना ही आके बनाएगा, उन्हें खुद चाय बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे से बात करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वे धीरे धीरे अपने बेटे बहू की भावनाओं के अनुसार अपने आप व्यवहार में ढलने की कोशिश कर रहे थे। और अब आकर के जो बात की तो उसके सामने भी वे निरुत्तर थी। पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे दोनों इसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने पूरी आज्ञाकारिता के साथ
आश्वस्त किया कि भाई अब वे ज़ोर से नहीं बोलेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया। ठीक ही तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उज़्र नहीं, पर आने जाने वाले ज़रूर हंसते होंगे। उन्होंने अपने आप को भी समझाने की कोशिश की कि भाई इन्हें तो कोई आपत्ति या ऐतराज़ नहीं है कि भाई बाबूजी ज़ोर से पाठ करें, लेकिन आने जाने वाले देख के हंसते होंगे, आसपास में जो रहते होंगे वहाँ तक आवाज़ आती होगी तो वे भी हंसते होंगे, और शायद कभी किसी ने कोई टीका टिप्पणी की होगी, इसलिए बहू ने आकर मना किया। कहा भी है, जैसा देश वैसा वेश। सही है, जहाँ जाके रहना है, जहाँ रहना हमें उसके अनुसार ढलना ही पड़ता है। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजेंद्र पिताजी के साथ लॉन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। यह सोचकर उन्हें थोड़ा बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जब अचानक उनकी नज़र पड़ी कि लॉन में बेटा पिताजी के साथ चाय पी रहा तो उन्हें अच्छा लगा। मतलब बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा होगा बेटे और पिताजी को बात करते हुए, तो उन्हें कुछ अच्छा फील हुआ कि चलो बहू ने ऐसी बात की, लेकिन ऐसी कोई बात उनके अंदर नहीं है। वे जो भी कह रहे हैं उसकी आवश्यकता है, इसलिए वो कह रहे हैं। तो देखा कि वे दोनों चाय पी रहे हैं और बेटा जायदाद वगैरह के बारे में पिताजी से मशवरा कर रहा है। लेकिन चाय खत्म कर उठते उठते राजेंद्र ने जरा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, चाय तो पी ली, और इस दृश्य से माताजी को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन बाद में बेटे ने जरा झिझकते हुए से नपे तिले स्वर में, क्योंकि वह भी झिझक रहा था पिताजी को कैसे कहे, लेकिन कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, तो प्लीज़ आप अंदर आ जाया कीजिए। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने झिझकते हैं, और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया देखे बिना जमुना को आवाज़ दी, कार साफ करो, फ़ौरन बाहर जाना है। बेटे को पिताजी के साथ चाय पीते देखकर क्षण भर के लिए जो दृश्य अच्छा लगा और जिससे मन को सुकून हुआ, उसकी वास्तविकता भी कुछ पलों में ही सामने आ गई। कई बार होता है ना, हमें जब कुछ कहना है या कोई चोट करनी, उससे पहले हम थोड़ा सा सहला देते हैं। एक स्वाभाविक सहज शैली होती है, व्यवहार होता है सभी का। तो बेटा बात कर रहा था, लेकिन अब इसकी भूमिका बनानी थी उसे कि अपने पिताजी को उसे क्या कहना है। तो उसने फिर झिझकते हुए से कहा कि बाबूजी शाम को आप अंदर आया जा कीजिए, क्योंकि उनके जो दोस्त या अफसर लोग आते हैं तो वे ड्रिंक वगैरह भी पीना चाहते हैं और सिगरेट वगैरह भी पीना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके झिझक होती है, इसलिए आप शाम के वक्त अंदर बैठ जाया कीजिए। और उनके चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया है, उसको लगा ही होगा कि पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को देखे बनाए बगैर ही जल्दी से उसने जमुना को आवाज़ लगाई कि कार साफ करो, बाहर जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं, जमुना बेबी को घुमा कर लौटे तो दूध दिलवा देंगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। और तभी बहू ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, आप बेबी को दूध पिला देना और हम खाना बाहर ही खाएंगे। इतना कहकर वे बाहर चले गए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग बाद में पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।